Welcome student in the new lecture of बायोटेक्नोलॉजी। आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री के बाद 12th सिलेबस का पार्ट है, नीट का एक मेजर सेक्शन है। बायोटेक्नोलॉजी के दो अलग अलग सेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। फर्स्ट सेक्शन डिस्कस करना है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेज, और जब सेकेंड पार्ट में हम आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये बायोटेक्नोलॉजी हमारे कंपटीशन के हिसाब से, मेडिकल नीट के हिसाब से, एम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, और आप सबको इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना होगा। इंटरेस्टेड टॉपिक है, सिंपल भी है, टेक्निकल भी है। जिस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? तो आंसर होता है, इन शब्दों को ज़रा तोड़ने की कोशिश करिएगा। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स व्हाट? आंसर है बायोलॉजी, बायोलॉजी और प्लस टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, इसी अप्रोच को हम लोग नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसी का नाम क्या होता है? बायो टेक्नोलॉजी। एकदम सिंपल मीनिंग में कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, आंसर है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू बायोटेक्नोलॉजी। नाम तो समझ में आ रहा है कि बायोलॉजी है और टेक्नोलॉजी भी है, तकनीकी है। अब इसका कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ, कैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ और क्यों हुआ, क्या फ़ायदा है इसके साथ? देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट से लेकर के चलेंगे तो इसका एक ब्रॉड सेंस आपको समझ में आएगा। हमें जब बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बायोलॉजी नेचुरल साइंस भी होनी चाहिए और प्लस टेक्नोलॉजी फिजिकल साइंस भी होना चाहिए। नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस दोनों का एक अद्भुत कोऑर्डिनेशन, वंडरफुल रिलेशन। इस बायोटेक्नोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? तो आपको ऐसे समझिए, दो चीज़ों की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या मिलने वाला है, तो आंसर है प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। प्लस और क्या मिलने वाला है, तो आंसर होता है सर्विसेज मिलने वाली है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, अभी डिफिनीशन में सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट अब इसको आप देखने की कोशिश करिए। व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट डू वी ऑब्टेन फ्रॉम दिस बायोटेक्नोलॉजी? आंसर है वी ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी। अब प्रश्न है, प्रोडक्ट क्या है? तो सुनिए ना, इसमें प्रोडक्ट की जब कभी बात कही जाए, मैं आपको एक ऐसे स्टेटमेंट पर लेकर के चलूँगा जहाँ से कि आपको बायोटेक्नोलॉजी बहुत इजी समझ में आने लगेगी। प्रोडक्ट क्या है? तो आंसर है, इस प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो हमारे लिए मेडिसिन्स चाहिए, मेडिसिन्स, क्लियर। दूसरा, हमारे लिए एंटीबायोटिक्स चाहिए, एंटीबायोटिक्स, क्लियर हुआ। तीसरा, हमारे लिए क्या चाहिए? विटामिन्स चाहिए। ह्यूमन के वेलफेयर के लिए क्या चाहिए? तो आंसर होता है वैक्सीन्स चाहिए, वैक्सीन्स चाहिए। ऐसे ढेर सारे। इस के लिए क्या चाहिए? तो आंसर होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए। और भी छठवां एक्सेट्रा, कई तरह के प्रोडक्ट को मैं ले सकता हूँ, यहाँ पर ATC कर दीजिए।
ह्यूमन वेलफेयर में इंसान के ज़िंदगी में मेडिसिन्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, एंटीबायोटिक्स का इम्पोर्टेंस है, विटामिन्स का इम्पोर्टेंस है, वैक्सीन्स का इम्पोर्टेंस है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का इम्पोर्टेंस है। ये सब प्रोडक्ट हमें मिलेगा कहाँ से? तो आंसर होता है कि इस प्रोडक्ट के मिलने के तरीके तो कई अलग अलग हैं, इसके वे अलग अलग होता है, बट एक वे बायोटेक्नोलॉजी भी है जिसके द्वारा ह्यूमन वेलफेयर में ये कहाँ यूज होता है। तो दे आर यूज्ड, अगर मैं यूज़ की बात करूं तो दे आर यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर में ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं जिसके नाम हमने लिखे हैं। कैसे कैसे यूज होना है तो इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कभी फूड में यूज होना है तो कहीं हेल्थ में यूज होना है तो कहीं मेडिकल साइंस में इसका यूज होना है। कई जगह पर इनका यूज होना होता है इन प्रोडक्ट का। दूसरा सर्विसेज क्या है? तो आंसर होता है कि अगर हम मेडिसिन कुछ बनाने की कोशिश करें तो मेडिसिन बनाने में कुछ सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में अगर कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाए, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाए तो किसकी ज़रूरत पड़ती है? आंसर होता है लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सर्विसेज मिलती हैं। तो एक तो प्रोडक्ट के थ्रू ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो रहा है, प्लस ह्यूमन को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। तो क्या हो रही है? सर्विसेज भी मिल रही हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का एक थीम है जिसको समझना है कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो आंसर है बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू बायोटेक्नोलॉजी। द बायोटेक्नोलॉजी give us product and services. The product like medicines, antibiotics, vitamins, vaccines, recombinant protein, etc. They are obtained by biotechnology. हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए कुछ स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। क्या ये बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हमें पहले से नहीं मिलते थे? क्या मेडिसिन्स पहले से हमें नहीं मिलती थी? क्या वैक्सीन्स पहले से नहीं मिलती थी? तो आंसर है कि ये सब कुछ मिलता तो था। एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा सकूं, आप ऐसे समझें, जैसे सपोज करें कोई एक प्लांट का हम स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं। ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ये फ्लावर्स हैं मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा, और इसके ये फ्रूट्स हैं और इसके सीड्स हैं। ये समझिए, ये एक हम प्लांट के स्ट्रक्चर के रूप में आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि इस प्लांट से हमें क्या मिलता है? तो आंसर है इस प्लांट से हमें ह्यूमन वेलफेयर के लिए प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाते जाएंगे, अपने आप हो जाएगा आंसर सब कुछ। पहला एक वे समझा रहे हैं, ये प्लांट है, इस प्लांट से कोई प्रोडक्ट हमें मिलता है और यह प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर में यूज होता है। लेकिन सपोज करिए जिस प्लांट से हमें ह्यूमन वेलफेयर का प्रोडक्ट मिलता है उस प्लांट की ग्रोथ रेट कम है। ग्रोथ रेट क्या है? लो है, बहुत धीमी इसकी ग्रोथ रेट है। आगे आइए, इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम है। इसका प्रोडक्टिविटी, इससे जो प्रोडक्ट निकलता है वह प्रोडक्ट भी क्या है? अमाउंट वाइज कम है। तीसरा कंडीशन आप देखिए ध्यान से, यह प्लांट जो होता है वह डिजीज सेंसिटिव है। डिजीज सेंसिटिव है, द प्लांट इज डिजीज सेंसिटिव। आसानी से इस पौधे में रोग लग जाता है। एक और कैरेक्टर देखिए, यह प्लांट जो होता है वह क्लाइमेट सेंसिटिव है। क्लाइमेट सेंसिटिव है कि अगर यह प्लांट समर सीजन का है और थोड़ा सा समर सीजन में बारिश हो गई, थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो यह पौधा मर जाएगा। बट इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का मैं नाम दे देता हूं कि ये एक इसका प्रोडक्ट है,
जो इससे निकलता है, यह प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर इस प्लांट के इस प्रोडक्ट की हमें बहुत ज़रूरत है और फिर भी इसकी ग्रोथ रेट कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, डिजीज सेंसिटिव है, क्लाइमेट सेंसिटिव है, तो काफ़ी ग्रोथ रेट के कम होने से काफ़ी दिनों बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगा। दूसरा आ जाइए, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होने से हम जितना प्रोडक्शन चाहते हैं उतना नहीं मिल पाएगा। अब तीसरी कंडीशन देखिए, डिजीज सेंसिटिव है, अगर ये समय से तैयार हो गया और उसके बीच में रोग लग गया तो पौधे का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। क्लाइमेट सेंसिटिव है, फिजिकल फैक्टर जैसे ड्रॉट से, फ्लड से, रेन से, क्लाउड से यह पौधा अफेक्टेड हो जा रहा है, तब भी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई। लेकिन हमें इससे इस प्रोडक्ट को निकालना है, तो क्या करेंगे? अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए, अब देखिए यहाँ से शुरू होती है कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आए जो टेक्नोलॉजी इस प्लांट के ग्रोथ रेट को बढ़ा दे, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, इसको डिजीज रेसिस्टेंट बना दे, इसको क्लाइमेट रेसिस्टेंट बना दे, तो अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा हो गई तो जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने लगेगा, डिजीज रेसिस्टेंट हो गया तो इसमें आसानी से रोग नहीं लगेगा, क्लाइमेट सेंसिटिव हो गया तो फ्लड का, रेन का, हीट का, ड्राट का कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे कि वह कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी का इस लाइफ पर, लाइफ का मतलब बायोलॉजी, इस प्लांट पर यूज़ करेंगे तो इस प्लांट की ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, या डिजीज सेंसिटिव हो जाएगा, या क्लाइमेट से रेसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ये समझ में आनी चाहिए। एंड दिस टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ऑन द लिविंग थिंग्स टू प्रोड्यूस और डिजायरेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। और उसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। कि अगर हम इस पौधे के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो हम इसकी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, इसे डिजीज रेसिस्टेंट बना सकते हैं, इसे क्लाइमेटिक रेसिस्टेंट बना सकते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर के प्रति इसके टॉलरेंस को हम बढ़ा सकते हैं। देखिए, सिंपल वाइज चलते चलेंगे, एक एक चीज़ अपने आप में क्लियर होती चली जाएगी आपको। आइए अब देखिए, एक कंडीशंस तो ये हुई, एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, और जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे यही टेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। अगर इसको यूज़ करेंगे तो इस प्लांट के ये सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। अब मैं दूसरे स्टेटमेंट पर चलता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ह्यूमन वेलफेयर में हमें क्या बनाना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स को बनाना है, कोई एंटीबायोटिक्स बनाना है। क्या बनाना है? तो आंसर देखिए यहाँ पर, टू मेक, एक सेकेंड पॉइंट को अब देखना है आपको, टू मेक एंटीबायोटिक्स। आप केवल मेरे शब्दों पर मत जाइएगा, किसी को भी सोचिएगा कि हम किसी भी चीज़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को इसमें से बनाने की कोशिश करें तो क्या कहलाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि इस एंटीबायोटिक्स का नाम है एक्स, नाम क्या है? एक्स। इस एक्स एंटीबायोटिक्स को मुझे बनाना है, तो ये एंटीबायोटिक्स किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता होगा, माइक्रोब से निकलता होगा। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे कि ये एंटीबायोटिक्स निकलता है। आप पढ़े होंगे कि एक फंजाई पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा एक एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती है, पेनिसिलिन की। तो कोई ना कोई तो वो प्रोडक्ट बना रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बताया था आपको कि ये प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये कौन बना रहा है? ये पौधा बना रहा है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट दूसरा मैं लेके चल रहा हूँ कि सपोज करें हमें कोई एक एंटीबायोटिक्स एक्स बनानी हो, तो ये प्रोडक्ट किसी न किसी माइक्रोब से बनेगा। ये माइक्रोब हो सकता है या इसकी कोई सेल हो सकती है, ठीक है,
या फिर सेल के कोई पार्ट्स हो सकते हैं, सेल पार्ट्स, ध्यान से सुनिएगा। या तो ये पूरा एक माइक्रोब ये चीज़ बनाता होगा एक्स, या फिर कोई सेल्स ये चीज़ बनाती होगी, या फिर सेल का कोई पार्ट इसे बनाता होगा, या फिर एंजाइम क्या बनाता होगा, एंजाइम, एंजाइम, एंजाइम्स से ये एंटीबायोटिक्स तैयार होता होगा। तो एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो लिविंग से निकलता है, हम लोग जानते हैं। तो एंजाइम फ्रॉम लिविंग्स, कोई एक लिविंग है, उस लिविंग के एंजाइम से ये प्रोडक्ट बनता है। अब यहीं पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मान लीजिए कि हम इस माइक्रोब का, इस सेल का, इस सेल के पार्ट्स का और एंजाइम का, आप समझ रहे हैं ना मैंने कहना क्या चाह रहा हूँ। अभी मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या कहता है कि इन्हीं में से किसी न किसी के द्वारा ये एक एंटीबायोटिक्स एक्स तैयार होता है, लेकिन फिर इसकी कंडीशन वही वापस चलिएगा कि इनके ऊपर जब ये एंटीबायोटिक्स यूज़ बनाया जाता है इनसे, तो बनाने के लिए क्लासिकल टेक्निक्स होती है, प्राचीन काल की टेक्निक्स। अभी मैं एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगा आपको। तो इसमें क्या होता है कि जब हम कोई तरीका अप्लाई करते हैं, कोई ना कोई तरीका तो अप्लाई करेंगे जिससे कि हम ये एक्स बना सकें एक माइक्रोब के द्वारा, लेकिन इस माइक्रोब की ग्रोथ रेट कम है, इस सेल्स की प्रोडक्टिविटी कम है, ध्यान से सुनिएगा, इसके सेल के पार्ट की इफ़िशियंसी कम है, तो एंटीबायोटिक्स बनेगा ज़रूर, बस इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, या फिर ये उच्च गुणवत्ता वाला हाई क्वालिटी का ये एंटीबायोटिक्स नहीं होगा अगर ये नेचुरल है तो। क्यों? क्योंकि नेचर में इनकी अपनी आवश्यकताएं हैं और उसी आवश्यकता के अनुसार इतने एंटीबायोटिक्स को बनाता होगा। लेकिन हमें इस एंटीबायोटिक्स के अमाउंट को इतना ज़्यादा बनाना है कि पूरी दुनिया के लोगों के एंटीबायोटिक्स के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम पूरा कर सकें। तो हम क्या करेंगे? तो आंसर है कि हम इन सब के ऊपर किसी न किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इनके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे, इनकी ग्रोथ रेट को बढ़ा देंगे। अगर इनकी ग्रोथ रेट, मान लीजिए कि ये माइक्रोब है, इसके द्वारा एक्स बन रहा है, इसकी ग्रोथ रेट अगर बढ़ गई तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो वह टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सेल्स से, सेल के पार्ट से, एंजाइम फ्रॉम लिविंग से अपने डिजायरेबल प्रोडक्ट को अपने हिसाब से तैयार करते हैं, उसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक और स्टेटमेंट समझिए। अब तीसरे स्टेटमेंट पर आ जाइए। आपने सुना होगा जो एक सिंपल सी प्रक्रिया होती है मिल्क को कर्ड में बदलने की, मिल्क को कर्ड में बदलने की। अब प्रश्न ये है कि इस मिल्क को कर्ड में कौन बदलता है? तो आंसर है कि इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो एक फर्मेंटर यूज़ करते हैं जो मिल्क को फर्मेंट करके इस मिल्क को कर्ड में बदल दे। एक एग्जाम्पल समझिए, मिल्क को कर्ड में बदलना है तो सामान्यतः क्या होता है कि मिल्क होता है, उस मिल्क पर हम एक फर्मेंटर मिला देते हैं तो कुछ समय बाद वह मिल्क कर्ड में बदल जाता है ना बात? लेकिन उसके अंदर की हकीकत क्या है? एज ए साइंटिस्ट, साइंस स्टूडेंट आप जानते होंगे कि इस फर्मेंटर में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया कौन सा है? मान लीजिए कि जो नहीं पढ़े लिखे होंगे, साइंस के स्टूडेंट नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा कि इसका नाम क्या है, कि कौन सा ऐसा जीव है जो मिल्क को कर्ड में बदलता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है जो मिल्क को कर्ड में बदल देता है। ध्यान से सुनना है अब आपको। प्रश्न है कि क्या कोई मिल्क हम ले लें और मिल्क में लैक्टोबैसिलस के फर्मेंटर को डाल दें तो ये कर्ड में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। अब इसके लिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ देशों में, हमारे इंडिया में
टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता रहा है। घर घर में कुछ टेक्निक यूज़ की जाती थी, जिस टेक्निक के द्वारा मिल्क को कर्ड में बदला जाता था। ऐसा थोड़ा ही होता था कि मिल्किंग एरिया से किसी काऊ से मिल्क को लाया, उसमें फर्मेंटर मिला दिया तो मिल्क कर्ड में बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता था। उसका तरीका था, तरीका मतलब टेक्निक थी। मिल्क आता था, मिल्क को बॉयल किया जाता था। मिल्क जब बॉयल्ड होकर के धीरे धीरे कुछ ठंडा होता था, तो ठंडा होने के बाद से कुछ गर्म रहने पर उसमें फर्मेंटर को मिलाया जाता था। फर्मेंटर को मिला करके उसको ढक दिया जाता था और कुछ घंटों बाद, 6 से 7 घंटों बाद, वह मिल्क धीरे 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 कर्ड में कन्वर्ट होता था। तो घरों में क्या टेक्निक यूज़ की गई, तो बॉइलिंग किया गया, उसे ठंडा किया गया, फर्मेंटर को ऐड किया गया, फिर उसे कवर करके स्टैग्नेंट पोजीशन में, स्थिर अवस्था में, अगर हिलते डुलते रहेंगे तो नहीं जमेगा, स्टैग्नेंट पोजीशन में उसको रखा गया। तो कुछ घंटों बाद मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हुआ। यही तो टेक्नोलॉजी थी। मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए फर्मेंटर एक एजेंट था, लेकिन इस एजेंट के साथ एक टेक्निक यूज़ की जा रही थी और वही टेक्निक के द्वारा मिल्क कर्ड में बदल रहा था। तो जो टेक्निक मिल्क को कर्ड में बदलने के लिए यूज हुई, उस टेक्निक का नाम क्या था? बायोटेक्नोलॉजी था। आइए, एक स्टेटमेंट तो हो गया, दूसरा आपको समझाते हैं। अगर हम घरों में इस मिल्क को कर्ड में बदलें, मान लीजिए जैसे भी बदलना हो बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यह लैक्टोबैसिलस है। अब प्रश्न है कि लैक्टोबैसिलस कैसे इस मिल्क को कर्ड में बदलता है? तो आंसर है, इस लैक्टोबैसिलस में एक एंजाइम होता है। क्या होता है भाई? एंजाइम, रेनिन। और इस लैक्टोबैसिलस के अंदर के इस एंजाइम के द्वारा मिल्क कर्ड में बदलता है। ठीक है ना? तो अब सुनिए क्या तरीका है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें तो उस समय क्या है कि मिल्क को कर्ड में बदलने में कम से कम 8 से 10 घंटे का समय लगता था। वो भी तब जब लिमिट अमाउंट में, कम अमाउंट में मिल्क को कर्ड में बदलना होता था। क्या इतने कम अमाउंट में मिल्क को कर्ड में बदल करके हम इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा कर सकते हैं क्या? आंसर नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? अगर मुझे इस मिल्क को कर्ड में कमर्शियल लेवल पर बनाना है तो इस फर्मेंटर के इफ़िशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि यह बैक्टीरिया अधिक से अधिक एंजाइम को प्रोड्यूस करे। और जितना ज़्यादा एंजाइम प्रोड्यूस होता जाएगा उतनी अधिक मात्रा में मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है ना? ये बात मीन्स हमें लैक्टोबैसिलस की इफ़िशियंसी को बदलना है। अब हम इस लैक्टोबैसिलस की इफ़िशियंसी को कैसे बदल सकते हैं? तो आंसर होता है, इस लैक्टोबैसिलस के जीन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे? इसके जीन में चेंज करेंगे, क्योंकि एंजाइम बनाने का काम प्रोटीन से होता है। प्रोटीन आरएनए से बनता है, आरएनए डीएनए से बनता है। आप लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ये बातें कि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए पर ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन जब एक्सप्रेस होगा तो एंजाइम बनेगा। जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। और ये एंजाइम जितना ज़्यादा मुझे बनाना है तो अधिक एंजाइम बनाने के लिए इस लैक्टोबैसिलस के जीन को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। और जैसे ही इस लैक्टोबैसिलस का जीन बदलेगा, इसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी और ये अधिक से अधिक मात्रा में क्या तैयार करने लगेगा? एंजाइम। फिर हम जितनी मात्रा में चाहेंगे उतनी मात्रा में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इस लैक्टोबैसिलस के जीन को चेंज कैसे करना है? तो इस लैक्टोबैसिलस के जीन को चेंज करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। और इस लैक्टोबैसिलस के जीन को चेंज करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे वह टेक्निक क्या कहलाएगी? बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी।
तो हमने यूज़ किसके ऊपर किया? लैक्टोबैसिलस पर। क्या यूज़ किया? एक टेक्नोलॉजी। लैक्टोबैसिलस क्या था? बायोलॉजी। और इस पर हमने एक टेक्निक यूज़ किया, जीन इंजीनियरिंग की, और उसके द्वारा हमने इसके जीन को चेंज कर दिया। दैट इज़ नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। एक ब्रॉड सेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या करना है। मुझे ज़्यादा डीप में आपको लेके नहीं जाना है, मुझे बस इतना समझाने की कोशिश करनी है कि हम कभी भी बायोटेक्नोलॉजी को जब पढ़ें तो अपने दिमाग में एक दो चीज़ों को रखें कि बायोटेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी होगी जो हम किसी माइक्रोब पर, किसी सेल पर, किसी सेल के पार्ट पर और एंजाइम फ्रॉम लिविंग पर यूज़ करके अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अपने डिज़ायरेबल प्रोडक्ट को बना सकते हैं। ठीक है ना? एक और चीज़ समझिए, इसको समझने के बाद से एक और चीज़ देखिए। पहला मैंने प्लांट की केस में समझाया, फिर हमने आपको एंटीबायोटिक्स के सेंस में समझाया, हमने एक एग्जाम्पल लेकर के भी आपको समझाया। एक कॉन्सेप्ट ये भी है, सपोज करो अगर कोई ह्यूमन के अंदर कोई एक जेनेटिक डिफेक्ट है। क्या है भाई? जेनेटिक डिफेक्ट है। इसके अंदर कोई एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है ह्यूमन में। तो अगर किसी पर्सन के अंदर जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि ये अपने डिसऑर्डर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता जाएगा। और हम चाहते हैं कि इस ह्यूमन का ये जेनेटिक डिसऑर्डर करेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? करेक्ट हो जाए। करेक्शन करना है इसका। क्या करना है? करेक्शन करना है, सही करना है। तो ह्यूमन के जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई तरीका तो लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई टेक्निक तो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ह्यूमन के जेनेटिक डिफेक्ट को दूर करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वही टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो एक दो नहीं, बहुत सारे फायदे होते हैं। कई तरह की प्रोडक्ट को ह्यूमन वेलफेयर में यूज होने वाले ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को यू कैन मैन्युफैक्चर, यू कैन प्रिपेयर्ड, यू कैन प्रोड्यूस बाई बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से समझिए, ये मैं इसका इंट्रोडक्शन समझा रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। हम अपने मनपसंद की किसी भी चीज़ को, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट को अपने डिज़ायरेबल अमाउंट में तैयार कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। ठीक है? तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या मैंने समझाया था कि बायोटेक्नोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, and by which purpose these two terms are used up? By obtaining product and services which are used in human welfare. Human welfare में इसका यूज करना है। आइए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। एक बेसिक आइडिया जो मैंने आपको समझाया आपके दिमाग में रखने के लिए, वो आपके सामने है कि इस बायोटेक्नोलॉजी से हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ होती है? तो देखिए, किसी भी माइक्रोब्स के ऊपर, कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी सेल, कोई भी सेल पार्ट्स, कोई भी यूकैरियोटिक सेल या कोई भी एंजाइम फ्रॉम लिविंग्स, इतना दिमाग में अपने रखना होगा आपको। एंजाइम फ्रॉम लिविंग्स ये टर्म है ना जिसका यूज़ करना है, ये सब स्टेटमेंट है।
एनी माइक्रोब्स सेल के ऊपर, सेल पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल और एंजाइम फ्रॉम द लिविंग्स। इसका यूज करना है ठीक है ना, और इसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी यूज होगी, टेक्नोलॉजी। सुनिए, द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ऑन माइक्रोब, सेल, सेल पार्ट्स, यूकैरियोटिक सेल्स, एंजाइम फ्रॉम द लिविंग्स to produce product like medicines, antibiotics, vitamins, vaccines, recombinant protein, etc. used in human welfare is known as biotechnology। और इसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कहाँ यूज़ की जा रही है? इन पर यूज़ की जा रही है। किसके लिए? तो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने के लिए। डिफिनीशन सुनिए कितनी सिंपल से, द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ऑन माइक्रोब्स और सेल पार्ट्स और यूकैरियोटिक सेल्स और एंजाइम फ्रॉम द लिविंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स, विटामिन्स, वैक्सीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सेट्रा यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। एकदम दिमाग में इस चीज़ को आ जाना चाहिए आपको। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। किसी ने पूछा क्या बायोटेक्नोलॉजी को क्या समझते हैं आप, तो आप सिंपली दे दीजिए द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ऑन माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। बोला कि नहीं, दूसरी डिफिनेशन बताओ। तो द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड ऑन द सेल, कोई भी सेल, टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोडक्ट यूज्ड इन ह्यूमन वेलफेयर। इतना समझ में आ रहा है? The technology which is used on the enzymes from livings to produce desirable product used in human welfare is known as biotechnology। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितनी चाहे उतनी डिफिनेशन दे दीजिए। बस याद रखिए कि टेक्नोलॉजी इन्हीं पर यूज़ करनी है और इन पर यूज़ करके इस डिजायरेबल प्रोडक्ट को बनाना है। पूरे लेसन की समरी मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आगे चल कर के आपको कभी ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें क्या करना है। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका यूज हम इस पर करेंगे और क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। चलिए एक और चीज आपको समझाते हैं। थोड़ा देखिए, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अगर बनाना हो, कोई भी एक प्रोडक्ट अगर बनाना हो, मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट X ले लेते हैं। दिस प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, ये बनाना है, टू मेक इट। क्या लिख दूं मैं? टू मेक इट, इसे बनाना है एट कॉमर्शियल लेवल, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वह केवल हाउस होल्ड तक सीमित नहीं है कि हम इतना छोटा सा प्रोडक्ट बनाएं और वह प्रोडक्ट अपने घर में यूज़ करें ना, मार्केटिंग के लिए करना है। बायोटेक्नोलॉजी में मार्केटिंग भी आती है। कोई भी मेडिसिन की फार्मा कंपनी है, वो फार्मा कंपनी क्या उतना ही मेडिसिन बनाती है जितना में कि उसके घर के लोग यूज़ करें? नहीं भाई, उसको मार्केट में सप्लाई करना है, पब्लिक के लिए बनाना है। यहाँ पे इसीलिए लिखा गया ह्यूमन वेलफेयर, कि जो कुछ भी ये साइंस आपको प्रोडक्ट देगा वह प्रोडक्ट संपूर्ण मानव के लिए बनाना है। तो जब सबके लिए बनाना है तो वो किस लेवल पे बनाना पड़ेगा? कमर्शियल लेवल बनाना पड़ेगा। आइए दूसरी बात देखिए, द प्रोडक्ट एक्स टू मेक इट एट कमर्शियल लेवल। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से रिसर्च करना शुरू करना होगा कि जो एक्स प्रोडक्ट है जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज हो रहा है, इसको बड़े लेवल पर मैं कैसे बनाऊं, बड़े लेवल पर कैसे बनाऊं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये प्रोडक्ट बनाने वाला जीव कौन सा है। ये पौधे से बनता है या एनिमल से बनता है या बैक्टीरिया से बनता है, ये पता रहेगा तब ना आप कुछ कर पाएंगे।
तो फर्स्ट यू हैव टू सर्च दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूसेज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि एक ऑर्गेनिजम्स मिला, एक माइक्रोब हमें मिला, नेचर में ये माइक्रोब है और इस माइक्रोब का नाम ओ है, ओ माइक्रोब है, ठीक है ना। और यही ओ माइक्रोब एक्स प्रोडक्ट को बनाता है। अब मैं इस माइक्रोब को ले लूँगा और इस माइक्रोब के नेचुरल कंडीशन की स्टडी करेंगे कि यह माइक्रोब अपने द्वारा इस प्रोडक्ट को कैसे बनाता है। तो आंसर है, इस माइक्रोब के अंदर एक कैटलिस्ट है। एक क्या है? कैटलिस्ट। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट से यह प्रोडक्ट बनता है नेचुरली। इसका मतलब कि ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल के अंदर एक कैटलिस्ट बनता है और वही कैटलिस्ट इसके प्रोडक्ट को बनाता है। और इतनी बात समझ में आ रही है क्या? कि मान लीजिए कोई दे दिया आपको, कोई एक फार्मा कंपनी ने कहा कि मुझे एक बीमारी के इलाज के लिए एक दवा बना करके दो। ऐसे फार्मा कंपनी के, हर फार्मा कंपनियों की अपनी R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट होती है, और उनमें ऑब्जेक्टिव है रहता है कि आप एक ये बीमारी है लोगों में फैल रही है, इस बीमारी की दवा बना करके, दवा की खोज करके दो। तो जो दवा है, जो मेडिसिन है, वह मेडिसिन क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो वहाँ पर दो टारगेट दिया गया, एक कि आप इसकी दवा भी खोजो और अधिक बड़े पैमाने पर बनाने का तरीका भी खोज के बताओ कि हम पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई कैसे कर सके। अब यहाँ के साइंटिस्ट ने खोजना शुरू किया कि इस बीमारी की दवा कहाँ से बनती है, और उसे पता चला कि इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो एक्स दवाई है, एक्स मेडिसिन है, ये एक माइक्रोब ओ के द्वारा बनता है नेचुरली। साइंटिस्टों ने खोज निकाला कि यह बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का यह जो प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट इस बीमारी के इलाज में यूज हो सकता है। फिर अब साइंटिस्ट इस बैक्टीरिया के पीछे पड़ गए और उन्होंने देखना शुरू किया कि इस कैटलिस्ट मतलब इस माइक्रोब के द्वारा यह प्रोडक्ट, यह माइक्रोब कैसे बनाता है। तो एकदम सीधा साधा आंसर होता है कि कोई भी जीव किसी भी प्रोडक्ट को कैटलिस्ट के द्वारा ही बना रहा है। समझ में आई बात ये? और इस माइक्रोब का यह कैटलिस्ट क्या है? एंजाइम। अब ये एंजाइम ये इस प्रोडक्ट को बना सकता है जिस प्रोडक्ट से ये बीमारी का इलाज संभव है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सपोज करो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यह डीएनए है और इसके द्वारा एक ई कैटलिस्ट बन रहा है। ये ई कैटलिस्ट है और ये ई कैटलिस्ट इस प्रोडक्ट को बना रहा है। यह माइक्रोब है, इसका ये डीएनए है। देखिए इसका ये डीएनए है, डीएनए मतलब जीन, और इसके द्वारा ई प्रोडक्ट बनता है। अब इन लोगों ने सोचना शुरू किया कि इस माइक्रोब के अंदर यह एंजाइम कैसे बन रहा है। तो स्टडी करते हुए उन्होंने पाया कि इसके डीएनए में एक जीन है। एक क्या है? जीन। और यही जीन इस कैटलिस्ट को बना रहा है और यह कैटलिस्ट इस प्रोडक्ट को बना रहा है। समझिए, स्टडी स्टार्ट हो गई, अब रिसर्च चल रहा है। तो लोगों को क्या मिला कि इस माइक्रोब के डीएनए में एक जीन, ऐसा जीन है जिस जीन के द्वारा ये एंजाइम बन रहा है। इन लोगों ने खोज लिया कि इसका जो जीन है, यही जीन इस कैटलिस्ट को बना रहा है। समझ में बात आ रही है? इसका मतलब कि यह जीन ही, ये जो जीन है ना, यह जीन ही एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो यह जीन आरएनए बना रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन से क्या बन रहा है? एंजाइम। तो जो जीन एंजाइम बना रहा है, वही जीन किसका काम कर रहा है? कैटलिस्ट का। ये प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहां पर उन लोगों ने देखा कि इस माइक्रोब के द्वारा ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये तो बहुत कम मात्रा में बना रहा है।
समझिएगा। उनके सामने रिसर्च में उन्होंने रिसर्च कर लिया कि हमें मिल गया, कैटलिस्ट मिल गया, इस कैटलिस्ट के द्वारा यह प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। अब प्रश्न उसके सामने आया कि ये इस माइक्रोब का जो जीन है, इस जीन के द्वारा जो कैटलिस्ट बन रहा वो तो इतना कम बन रहा है कि इतना कम ये प्रोडक्ट बनाएगा कि ये तो एक आदमी के इलाज में भी यूज़ नहीं होगा। अब उनके सामने प्रश्न आया कि हम कैसे इसकी मात्रा को बढ़ाएं प्रोडक्ट को। तो उनको रिसर्च में पता चला कि अगर इसकी मात्रा को आपको बढ़ाना है, इसके अमाउंट को कमर्शियल लेवल पर लेकर जाना है, इसको लार्ज स्केल पर लेकर के जाना होगा, तो हमें इसके जीन में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि यह अधिक मात्रा में कैटलिस्ट को तैयार कर सके। और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह प्रोडक्ट का नेचर ना बदले। ऐसा ना हो कि हम जीन में परिवर्तन करें तो इसका ये प्रोडक्ट भी बदल जाए ना, हमें एक सही चाहिए। इसका मतलब हमें इस जीन के नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में बात आ रही है ना। अब मान लीजिए कि मुझे एक कैटलिस्ट एक है, तो एक कैटलिस्ट के द्वारा ये 1 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है और मुझे चाहिए 1,00,000 किलो या 1 किलो प्रोडक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा ना। दिस अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड, अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड, इसके अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इसके अमाउंट को कैसे बढ़ाएं, तो आंसर है कि हम इसके जीन को काट कर निकालेंगे। क्या करेंगे, जीन को कट करेंगे और निकाल लेंगे। फिर इस जीन के क्लोनिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोनिंग। इसी जीन की मल्टीपल कॉपी बना लेंगे। अब मान लीजिए कि हमने एक जीन लिया था ऐसे, और ऐसे ही सैकड़ों की संख्या में हम जीन को बढ़ा ले गए, और उसी जीन को हमने बढ़ाया जिसको हमने काटा था। देखिए, हमने एक जीन निकाला था और एक जीन से लाखों जीन हमने तैयार कर लिए, और ये जीन ही क्या है, कैटलिस्ट है ना। इसका मतलब जैसे ही हमने जीन को कट करके बाहर निकाला है और इस जीन की क्लोनिंग कराई, तो इससे मिलियंस ऑफ द जीन तैयार हो गए। क्या तैयार हो गए, मिलियंस। और जब मिलियंस ऑफ द जीन तैयार हो गए तो कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ गया। यह जीन ही तो कैटलिस्ट है, जीन ही कैटलिस्ट है, ध्यान रखना है आपको। तो हमें जीन के अमाउंट, मतलब कैटलिस्ट बढ़ाने का मतलब क्या है, जीन का अमाउंट बढ़ाना और उसी जीन के नंबर को बढ़ाना जो ये एक्स प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसके लिए हम इस जीन के क्लोनिंग कराएंगे। क्लोनिंग इसलिए क्योंकि इसका नेचर नहीं बदलना है, मुझे जैसा जीन था वैसा ही बनाना है। तो इसकी क्लोनिंग करा करके हम इसके नंबर को बढ़ाएंगे, और जब नंबर बढ़ गया तो इसका मतलब कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ गया, और अधिक कैटलिस्ट रहेगा तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो किसी भी लेवल पर अगर किसी प्रोडक्ट को कमर्शियल लेवल पर मुझे लेकर के जाना है बढ़ा करके, तो क्या याद रखना है, तो हमें याद रखना है कि इसके जीन की क्लोनिंग कराना है, और जीन की क्लोनिंग भी एक टेक्निक है, और इसी टेक्निक का नाम क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं अपने कल्याण में, अपने लाइफ में, इनका एक रफ आइडिया मैंने आपको आपके दिमाग में रख दिया। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जहाँ से लिखना भी शुरू करेंगे। तो अब जहाँ भी स्टेटमेंट आएगा इस चीज़ को, अच्छा एक और बात, बार बार ये सारे टर्म्स यूज होते रहेंगे, इसलिए इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि ये थीम आपके दिमाग में बैठ जाए, तो बाकी आसान हो जाएगा।
आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का पहला कॉन्सेप्ट। द टर्म, नोट करिए, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी was given by, इस टर्म को किसने दिया था? द टर्म बायोटेक्नोलॉजी was given by कार्ल इरेकी, KARL, कार्ल इरेकी। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी was given by कार्ल इरेकी इन 1917। कब दिया था? इन 1917 में दिया था। पहला टर्म नोट करेंगे। किसी ने पूछा बायोटेक्नोलॉजी टर्म को किसने दिया? द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज गिवन बाय कार्ल इरेकी इन 1917, 1917 में। किसके लिए दिया था पता है आप लोगों को? नहीं, मैं बताता हूँ। पिग, PIG, पिग एनिमल होता है। पिग के लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन के लिए, कि एक पिग से सैकड़ों हजारों की संख्या में पिग को कैसे प्रोड्यूस करें, तो एक पिग से लाखों पिग प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्या नाम दिया था? बायोटेक्नोलॉजी। किसके लिए दिया था? तो मैं लिख देता हूं, फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स के। ये पहला टर्म हो गया। सेकेंड, इसकी डिफिनीशन पर आ जाइए। इसकी डिफिनीशन क्या है स्टूडेंट्स? तो नोट करें पहले, बायोटेक्नोलॉजी की डिफिनीशंस क्या होती हैं? डील्स विथ द टेक्निक्स, डील्स विथ द टेक्निक्स, deals with the techniques of using live microorganisms, of using जिंदा live microorganisms, animals, plants, or their components, plants or their components, ऐसा सेल के पार्ट्स वगैरह, components और एंजाइम फ्रॉम लिविंग्स। जो आपने लिखा है वही चीज़ है, एंजाइम फ्रॉम लिविंग्स। to produce product and services, to produce product and services, product and services useful to human being, useful to human being, आदमी के लिए अच्छी हो, ह्यूमन बीइंग। डिफिनीशन क्या कह रहा है? डिफिनीशन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ द टेक्निक्स, उन टेक्निक्स के बारे में बात कर रहा है। टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स, लाइव ऑर्गेनिजम्स को यूज करने की टेक्निक्स, प्लांट्स, एनिमल्स
और देयर कंपोनेंट्स, उनके कंपोनेंट्स को, प्लांट के कंपोनेंट्स को, एनिमल के कंपोनेंट्स को, और एंजाइम्स फ्रॉम लिविंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। यही चीज़ तो है। प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, किसी बैक्टीरिया पर, किसी फंजाई पर, किसी प्रोटोजोअन्स पर, किसी एक सेल पर, किसी सेल के पार्ट्स पर, सेल के एंजाइम्स पर वह टेक्नोलॉजी यूज़ करना जिससे कि उनके द्वारा डिज़ायरेबल प्रोडक्ट बन सके और वह प्रोडक्ट ह्यूमन वेलफेयर में यूज होता हो, तो उसी टेक्नोलॉजी का नाम क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी। जिस टर्म को सबसे पहली बार किसने दिया था? तो आंसर है कार्ल इरेकी ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, आइए फिर आगे बताते हैं आपको। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी डिफिनीशन कुछ और ही दिया है, यही चीज़ दिया है उसने भी, बट थोड़ा सा अब थर्ड पॉइंट लिखिएगा। तीसरा, अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार क्या लिखना है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड, क्या कहा है? डिफिनीशन क्या है इसकी? बायोटेक्नोलॉजी इज द बायोटेक, अब ऐसे कर देता हूं मैं, बायोटेक इज द इंटीग्रेशन ऑफ, बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस, नोट करिएगा। बायोटेक इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, कामा सेल्स, सेल पार्ट्स, सेल, पूरा सेल का या सेल के पार्ट्स का, एंड मॉलिकुलर एनालॉग्स, एंड मॉलिकुलर मतलब उसके केमिकल एंजाइम और टाइप के मॉलिकुलर एनालॉग्स, मॉलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हर जगह एक ही बात कही जा रही है, सर्विसेज। दिस इज द इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन है। किस चीज़ का इंटीग्रेशन है? तो नेचुरल साइंस का एंड ऑर्गेनिजम्स का, जो साइंस है ऑर्गेनिजम्स का, सेल का, सेल के पार्ट्स का, मॉलिकुलर एनालॉग्स का, जो क्या दे सके? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट को, किसी सेल से बनाना हो, माइक्रोब से बनाना हो, प्लांट से बनाना हो, एनिमल से बनाना हो, उसमें जो जो टेक्नोलॉजी यूज होगी जिसके द्वारा प्रोडक्ट भी बने और सर्विस भी मिले, उसी का नाम बायोटेक्नोलॉजी होता है। उसी का नाम क्या होता है भाई? बायोटेक्नोलॉजी। फिर आता है कि इसका इंटीग्रेशन किस चीज़ का इंटीग्रेशन है? तो आंसर है बायोटेक। एक स्टेप लेंट में और लिख लीजिएगा। बायोटेक इज द इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा साइंस इसे मिलेगा? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो रहेगा ही आएगा, माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक इज द इंटीग्रेशन ऑफ
माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है मुझे, एंड इंजीनियरिंग साइंस। और क्यों हम इसको इंटीग्रेशन में बता रहे हैं कि क्यों ये तीनों ब्रांच इंटीग्रेटेड हो गई? तो आंसर है तीनों ब्रांच इंटीग्रेटेड इसलिए हुई क्योंकि क्या बनाना था? प्रोडक्ट बनाना था और इससे सर्विस प्रोवाइड करना था। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जब तीन साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और इंजीनियरिंग, तीनों को मिला दिया जाए तो एक नया साइंस बनता है जो प्रोडक्ट भी बनाता है और सर्विस भी देता है। उसी साइंस का नाम बायोटेक्नोलॉजी होता है, जिसको सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया था टर्म को कार्ल इरेकी ने। किसने किया था? कार्ल इरेकी ने। आइए इस बायोटेक्नोलॉजी के चौथे स्टेटमेंट को मैं डिस्कस करता हूं, जिसमें हम आपको बताएंगे बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच क्या है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे तो लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी कि दो अलग अलग ब्रांचेज हैं, एक ओल्ड बायोटेक और एक न्यू बायोटेक्नोलॉजी या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। इसको मॉडर्न भी कहा जाता है और इसको ओल्ड, एक को ओल्ड एक को न्यू। दो ब्रांचेज हैं इसकी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड न्यू बायोटेक्नोलॉजी। सुनिए, जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी है उसमें सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है और उस माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम कर्ड भी बनाते हैं, हम साइट्रिक एसिड भी बनाते हैं, हम एल्कोहल भी तैयार करते हैं। अब ईस्ट के द्वारा एल्कोहल तैयार करना, एस्परजिलस नाइजर के द्वारा साइट्रिक एसिड तैयार करना, समझ रहे हैं? लैक्टोबैसिलस के द्वारा कर्ड तैयार करना। तो डायरेक्ट किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के हम सीधे सीधे प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम से प्रोडक्ट बनाने की जो पुरानी तरीके हैं उसी का नाम क्या होता है? ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन नई बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? हम यहाँ पर जीन का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिज्म वही रहेगा, उस ऑर्गेनिज्म से उसके जीन को लेंगे और उस जीन से कैटलिस्ट तैयार करेंगे, जीन का कैटलिस्ट, और वो जीन के कैटलिस्ट के द्वारा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट जीव का यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे अब हमको क्या करना है, मिल्क को कर्ड में बदलना है, तो मिल्क में हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को डालेंगे तो कर्ड बनेगा कुछ घंटों बाद। ये ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हो गई। लेकिन अब मिल्क में हम लैक्टोबैसिलस डालेंगे ही नहीं। लैक्टोबैसिलस के एंजाइम का नाम क्या है? रेनिन। उसके एंजाइम को डाल करके सीधे सीधे तैयार कर लेंगे। तो पहले ही हम लैक्टोबैसिलस से एंजाइम पूरा भरपूर मात्रा में क्लोनिंग करा कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब लैक्टोबैसिलस मिल्क में जाएगा तो घंटों बाद तो एंजाइम बनाएगा और उस एंजाइम के बनने के बाद ना रिएक्शन होगा। हम एंजाइम पहले ही बना लें, जीन पहले ही निकाल लें और उस जीन और एंजाइम से डायरेक्ट प्रोडक्ट बना लें, तो ये क्या कहलाएगी? न्यू बायोटेक्नोलॉजी, या इसको मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं हम लोग। इसमें लिखिएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स आर डायरेक्टली used to produce product
प्रोड्यूस प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्ट यूज़ करके हम क्या तैयार कर लेते हैं, प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं। ओल्ड में जैसे देखिए एग्जाम्पल में, बाई यूजिंग ईस्ट वी प्रोड्यूस एल्कोहल, क्लियर। बाई यूजिंग माइक्रोब्स वी प्रोड्यूस साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड इसके द्वारा तैयार कर लेंगे। और इसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट बनाने वाले जीव की नेचुरल कैपेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि नेचुरली वो जितना बना सकता है उतना बनाएगा। अगर मुझे कैपेबिलिटी को बढ़ानी है तो जीन में चेंज करके करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसमें लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, formation of product based on the natural capability of G, natural capability of microbes। अब सीधे समझिए कि जो पारंपरिक तरीके थे, पुराने तरीके थे कि सीधे सीधे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ले करके हम लोग क्या करते थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम से तैयार कर लेते थे प्रोडक्ट को और उसमें उस ऑर्गेनिज्म की प्राकृतिक क्षमता का उपयोग करते थे, तो ये कहलाती थी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। और मॉडर्न न्यू में, न्यू का मतलब क्या होगा, मॉडर्न। इसी को जब हम उस किसी भी ह्यूमन वेलफेयर में यूज होने वाले किसी भी प्रोडक्ट को जीन इंजीनियरिंग के द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा तैयार करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू चेंज द जीन, change the gene and produce product और प्रोडक्ट बनाने में मतलब एक तरह से कहें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कही जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इंसुलिन, जो आज इंसुलिन तैयार होती है, मार्केट में आती है, या फिर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो आप इसको समझिए कि आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टेक्नोलॉजी में सीधे ऑर्गेनिज्म का यूज़ न करते हुए उस ऑर्गेनिज्म के जीन को बदल दिया गया और बदले हुए जीन के द्वारा हम प्रोडक्ट को तैयार कर पाए। तो स्टूडेंट्स, ये था बायोटेक्नोलॉजी का 2 कि सीधे जीव का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट बना दीजिए अपने घर में, ओल्ड हो जाएगा। फैक्ट्रियों में, साइंटिफिक लेबोरेटरी में जीन के चेंज होकर के बनाएंगे तो क्या कहलाएगी, न्यू बायोटेक्नोलॉजी। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर था और आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग चलेंगे तो कुछ और भी साइंटिस्ट हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कवरी से रिलेटेड हैं, उनके नामों को और उनके कंट्रीब्यूशन को, प्लस इसके अब कोर थीम की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स क्या हैं, टेक्नोलॉजी क्या है। देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी वी नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।